तो आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण का जो पाठ के अंतर्गत प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को। इसके बाद जो अभ्यास के प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी देखेंगे। इससे पहले हम अम्ल, क्षार, लवण के जितने भी पॉइंट्स होते हैं जो VVI टॉपिक्स थे, नोट्स थे, उन सभी टॉपिक को हम लोग क्लियर कर लिए, जिसमें मुख्यतः 21 पॉइंट्स था। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 करके डाला हुआ है वीडियो। अभी पाठ के अंतर्गत में सबसे पहला प्रश्न है, आपको 3 परख नलियां दी गई है। बात नहीं कीजिए, जब शुरू करते तभी बताते हैं। आपको 3 परख नलियां दी गई है, इनमें से एक में आश्रित जल, शेष में से एक में अम्ल का विलयन और दूसरा में क्षारकीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली को कैसे पहचानेंगे कि किसमें क्या पदार्थ है। आपके पास 3 परख नलियां हैं। परख नली इस प्रकार से होता है। अरे भैया एगो हम गलती कर लिए। 3 परख नलियां हैं, 3 परख नलियां कितने हैं? 3। और तीनों एकदम सेम टू सेम है, तो कोई अंतर इसमें नहीं है, एकदम सेम टू सेम है। एकदम सेम टू सेम मतलब देखने में आपको लगेगा कि सेम है। और उसमें क्या क्या चीज रखा हुआ देख रहे हैं वहां पे? क्या रखा हुआ है? तीनों में 3 चीज रखा हुआ है। अब किसमें क्या रखा है ये पता नहीं है, ठीक है ना। तीनों में 3 चीज रखा हुआ है, किसमें क्या रखा है ये पता हमको नहीं है। तीन परख नलियां हैं, तीनों में 3 चीज रखा हुआ है। एक में आश्रित जल है, एक में अम्ल है और तीसरा में क्षार है। आश्रित जल का मतलब होता है शुद्ध जल, जिसके pH का मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का pH का मान 7 होता है। तो एक में शुद्ध जल है। आश्रित जल का मतलब क्या होता है? शुद्ध जल। एक में है अम्ल, एक में है क्षार। आपको दे दिया गया है लाल लिटमस पत्र। लाल लिटमस पत्र आपको ऐसे दे दिया गया है और कहा लाल लिटमस पत्र से चेक करके बताइए कि कैसे कथी में कोना में कथी कथी। तो लाल लिटमस पत्र आपको दे दिया है, चलिए दे दिया। यह लाल लिटमस पत्र बिल्कुल लाल है और इस पे आपको चेक करने को दे दिया है कि बताओ कि आप कौन इसमें अम्ल है, कौन इसमें क्षार है। ठीक है, राइट, पता करना है आपको। चलिए कैसे पता करिएगा बताइए। प्रोसेस क्या दिया है इसका, देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रत्येक परख नली में लाल लिटमस पत्र की एक पट्टी को डालेंगे। ऐसा पट्टी जो है मेरे पास 2-3 गो पट्टी है। ऐसा पट्टी हम ढेर सारा रख ली है। जो भी है सब लाले हैं, ये बात है, जो भी है सो लाल है। ठीक है, ये भी लाल है। इस तरह से 3 पट्टी, तीनों का तीनों लाल। देखिए, तो 3 लिटमस पत्र हैं, तो इसमें क्या कर रहा है? सबसे पहले प्रत्येक परख नली में लाल लिटमस पत्र की एक पट्टी को डालेंगे, जिससे परख नली में पट्टी का रंग नीला हो जाएगा, उसे हम क्षारीय कहेंगे। एक परख नली हम पट्टी लिए, ये पट्टी कुछ ज्यादा मोटा मोटा है ना, तो इसको पतला पतला कर लेते हैं। चलिए अभी एक पट्टी को हम लेंगे। देखिए पहले नंबर बात समझ लीजिए, इसमें भी जल, इसमें कुछ रखा हुआ है, देखिए इसमें भी कुछ रखा हुआ है और इसमें भी रखा हुआ है और इसमें भी रखा हुआ है। और कौन में जल है, कौन में अम्ल है, कौन में क्षार है पता हमको नहीं है। आपको चेक करने को दे दिया ये है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एगो पट्टी उठाएंगे, एगो उठा के डालेंगे इसमें। आओ बुआ, नीला हुआ? नहीं। नीला हुआ? नहीं। हाँ नीला हो गया। इसमें क्या हो गया? लाल क्या हो गया? ये नीला हो गया। लाल क्या हो गया? नीला हो गया। ये लाल जो था ये नीला हो गया, चेंज होने का। जैसे चेंज हुआ लाल क्या हो गया? नीला। हम समझ गए, लाल को नीला करने का पावर एक में होता है भैया। लाल लिटमस पत्र को नीला करने के पावर किस में होता है? क्षार में होता है। गुड। तो ये लाल को कर दिया है नीला, तो हम समझ गए भैया ये जो है ये क्या है? क्षार है। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये क्षार है। ठीक। अब फिर क्या करा है? अब क्या करा आगे देखिए, करा है क्या? और लाल हो जाए
क्या कर रहे हैं, नहीं क्षारीय विलयन होगा। अब शेष 2 प्रश्नावलियों में नीले लाल रंग के लिटमस पेपर को डालेंगे। अब जो नीला रंग का लिटमस पेपर देख रहे हैं कौन, अब हमारे पास नीला रंग का ना हो गया, ये नीला रंग का लिटमस पेपर हो गया ना, कौन, ये वाला, अरे भैया कितने वाला है, ये वाला है ना। इस नीला लिटमस पेपर को डालेंगे, इसमें डाले, ये गायब हो चुका है, ये सब गायब हो चुका है भैया। अब वो लिटमस पेपर को निकाल के कहाँ डाल दिए हैं, इसी में डाले हैं, ठीक है, इसी में डाले। तो इसमें डाले तो जैसे ही क्या हो गया, नीला से हो गया लाल। समझ गए कि भैया नीला से लाल होने का पावर इसमें किस में होता है, किस में होता है, आम्ल में ही होता है। बताइए क्या है, आम्ल है, क्या है, आम्ल है, आम्ल। देखिए पहले हमारा लाले था, खाली लाले रंग ना था, तो हम डुबा के देखे, यहीं में डुबा कौन चीज हो गया है, नीला। अब नीला वाला हम निकाल लिए, अब हमारे पास नीला लिटमस पेपर हो गया। हम डालेंगे, इसमें भी डाल के देखते, इसमें डाले तो कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें डाले तो आराम से लाल हो गया वो। तो हम समझ गए भैया ये नीला को लाल कौन करता है, आम्ल है। तो ये क्षार है, ये आम्ल से बच गया क्या, आश्रित जल है, आश्रित जल। चेक हो गया कि नहीं हो गया। अब जब बुर्बक होगा वो क्या कहेगा, 3 को चेक करेगा ना, तो वो लाल रंग का लिटमस पेपर दे, एगो नीला रंग का दे, अपने चेक हो जाए तो उन्हें कहेगा, लाल दे देगा, लाल को डुबा के देखेगा, नीला कर दिया तो कहेगा क्षार है। अब जो नीला रहेगा उसको डुबा के देखेगा कि जो नाम लाल हो गया वो कहेगा अम्ल है, और जो बच गया कहेगा क्या, आश्रित जल है। वो तो वही वाला बात हो गया। डॉक्टर साहब बोले कि ये दवा को 3 चम्मच सुबह में, 3 चम्मच शाम में। तो पेशेंट बोलता है सर मेरे पास एक ही वो चम्मच है, अरे उस चम्मच से कितना खाएं हम। अब कहते 3 चम्मच सुबह में पीजिए, 3 चम्मच शाम में, तो 6 चम्मच होगा तब ना पियेंगे, तो ये वाला बात है। तो यहाँ पे देखिए लाल रंग का लिटमस पेपर से ही पता कर लिया कि क्या होगा, नहीं कोई दिक्कत। तो ये था क्वेश्चन, इसको तुम समझ सकते थे मगर तुमने समझने का प्रयास ही नहीं किया, तो कैसे होगा भाई। अगला है दूसरा नंबर प्रश्न, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। कोई भी घर में पितरिया बर्तन हो, कोई भी पितरिया बर्तन हो या तांबा के बर्तन हो, उसमें दही या खट्टा पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, सवाल का जवाब पहले समझिए। दही एवं खट्टे पदार्थ की अम्लीय होती है। जो भी पदार्थ खट्टा है, दही है खासकर जो खट्टा पदार्थ है, वो अम्लीय होता है। यदि इन पदार्थों को पीतल में या तांबे के बर्तन में रखते हैं तो ये धातु से अभिक्रिया करके धात्विक का लवण बनाते हैं। हम जानते हैं धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है, या यूँ कह लें कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लेता है तो धात्विक लवण बना लेता है। यदि कोई व्यक्ति दूषित भोजन खा लेता है तो वो बीमार पड़ सकता है, इवन यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है, उसका मृत्यु भी हो सकता है। जैसे तुम्हारे घर में कॉपर का बर्तन है, यानी पितलिया बर्तन है, कॉपर है, तांबा का बर्तन है, कॉपर। तांबा का बर्तन माने क्या हो गया, कॉपर है। तो कॉपर में हम रख दिए दही, दही मान लो इसमें अम्ल है, कोई भी अम्ल है तो अम्ल अब से अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा, अम्ल से अभिक्रिया बनाएगा। तो जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, धात्विक लवण बनाता है। क्या होता है, धात्विक लवण, धात्विक लवण बना दिया। अब ये लवण समझो पॉइजन है। क्या है, पॉइजन यानी जहर है। ये खाने से तुम बेहोश भी हो सकते हो, मर भी सकते हो, कोई उपाय नहीं। इसलिए पितरिया बर्तन में कभी भी दही को नहीं जमाया जाता है। कुछ लोग मूर्ख होते हैं, वो लोग उसमें भी जमाने का कोशिश करते हैं और उसके बाद जब बीमारी होता है, उल्टी होता है, तरह का इन्फेक्शन होता है, तब कहता है कि भैया कहाँ हो गया। पितरिया बर्तन में कोई भी चीज़ खट्टा चीज़ नहीं रखा जाता है ना। जब दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन का इस्तेमाल करता है, मिट्टी के बर्तन में जमाता है दही। क्यों, क्योंकि वो किसी से रिएक्शन ना करे और दूसरा बात की बहुत अच्छा भी बने। मिट्टी का बर्तन में दही जमाइएगा तो बहुत अच्छा बनता है दही ना। कौन कौन पबनी में देखते हैं कोहिया में जमाता है। कोहिया क्यों जमाता है, वो परंपरा क्यों है, वो परंपरा इसलिए है ताकि लोगों को पता चले कि इसमें जमाया जाता है। ठीक है ना, सीधी बात समझ लीजिए आप कि आपको कहे तो इसका जवाब सीधे बात हो गया क्या कि जो धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए उसमें खट्टा पदार्थ नहीं खाया जाता है, ताकि वो अभिक्रिया करने के बाद पॉइजन बना सकता है, जहर बना सकता है, जो हमारे लिए हानिकारक हो। अगला है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, उदाहरण के साथ समझाइए। जब धातु के साथ अम्ल का अभिक्रिया कराइएगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कौन सी निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। पूछिए, इसका मतलब ये हो गया कि जब पितरिया बर्तन में दही जमाइएगा तो हाइड्रोजन गैस निकलता रहेगा। हाइड्रोजन गैस होता है जहर, मतलब सूंघने से बेहोशी हो जाएगा। दही जमाए उससे खुशबू से हो सकता है बेहोशी हो जाए आपको, खाने के बाद क्या हाल करेगा समझिए रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इसलिए पितरिया बर्तन में कभी भी नहीं करती। देखिए जैसे जिंक है, जिंक क्या है, धातु है।
और धातु का अभिक्रिया का है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो क्या बना ZnSO4 क्या जिंक सल्फेट और बना रहा है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। हाइड्रोजन गैस खतरनाक गैस होता है हम लोगों के लिए, मतलब कि जीवनदायिनी नहीं होता, जीवन नाशक होता है ना, मतलब इससे बेहोशी हो जाता है इंसान को हाइड्रोजन गैस से भी। अगला क्या है, अब इसको चेक कैसे करते हैं, तो चेक करने का तरीका क्या किया गया कि जब गैस निकलता है तो उसको प्रकनली से निकाल देते हैं। क्या करते हैं, प्रकनली से निकालते हैं, नाम में दिया भी हो प्रकनली, तो प्रकनली से निकालते हैं गैस को, अपना साबुन के फेन से निकाल गुजारते हैं। क्या करते हैं साबुन के फेन से गुजारेंगे, तो जब कोनो गैस को साबुन के फेन से गुजारेंगे तो बुलबुला बनेगा। देखिए वही बचपन में उड़ाए हो, खराब के पानी से लेके ऐसे फूक रहे हैं तो बुलबुला बनता है, बबल कहते हैं जिसको। तो वो जो बबल बनेगा उसके साथ मोमबत्ती को रखोगे ऐसे तो फटफट से आवाज करेगा, फटफट की आवाज आएगा, मतलब कि हाइड्रोजन गैस बम की तरह ब्लास्ट होता है। फटफट की आवाज तभी करेगा जब उसमें हाइड्रोजन गैस होगा। तो इस अभिक्रिया में मतलब क्या हुआ, जब ये बात नहीं कीजिए बुआ 12 क्लास जिंक धातु है, धातु का अभिक्रिया जब अम्ल से कराइएगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, उसको आप फेन से गुजारिएगा तो बबल बनेगा, बबल के पास मोमबत्ती ले जाइएगा तो फटफट से आवाज करेगा, है ना। ये आपको एग्जाम्पल में नहीं किताब में दिखाया गया है, आप उलटिएगा नहीं, बस उलटिए नहीं, हल्ला गुला हो जाएगा। हम उलट के तुमको दिखा रहे हैं, तुम देख लो घर जाकर उलटना, तुमको हम दिखा रहे हैं कि कहाँ पे था ये प्रयोग। किताब जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको बहुत बड़ा क्या कहें घाटा लगा रहे हैं, खुद अपने आप में ही घाटा लगा रहे हैं। ये एक अभिक्रिया दिया होगा जहाँ पे बताया गया होगा किस प्रकार से यह अभिक्रिया हो रहा है, देखिए, और किसकी तरफ फटफट का आवाज़ भी आ रहा है, ये सब भी दिखाया गया हो उसमें। हम देखे थे उसको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, ये है, और यहाँ पे प्रकनली से वो पाइप निकाल दिया गया है, और इस सरफ का पानी है, साबुन का विलयन है ना, साबुन का पानी है, सरफ का पानी है, इसमें से बबुला निकल रहा है। अब मोमबत्ती जला रहा था, फटफट की आवाज़ निकलती है, हाइड्रोजन गैस जल रहा है। ठीक है, इतना अच्छा किताब में बना के दिया गया है। लिख लीजिए पेज नंबर 21 लिखिएगा, क्या लगे पढ़ना होगा तो इसे ही पढ़िएगा, नहीं पढ़ना होगा तो लिखाने के बाद में नहीं पढ़िएगा। पेज नंबर 21 में है, ठीक है ना। जिनको पढ़ना होगा देखिएगा, और जिनको पास करना है कोई बात नहीं, चलेगा ऐसे ही। और देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का, कोई धातु यौगिक ए है जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होता है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देता है। यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो कथी कथी भाग ले रहा है भैया इसमें से ये बताइए। तो एक है कथी कथी भाग लेगा, तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, कौन बताएगा कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, याद कीजिए, हाथ उठाइए। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, गाँव हाथ में लोग क्या कहता है, बोलिए। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, बोलिए बुआ। कैल्शियम कार्बोनेट ना CuSO4 होता है, CaSO3 बट अरे कैल्शियम कार्बोनेट में चूना होता है, चूना पत्थर, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट चूना हो गया। समझिए ध्यान से, जब कैल्शियम कार्बोनेट में हाइड्रोक्लोरिक ध्यान से समझिए, कैल्शियम कार्बोनेट में जब HCl माने कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराइएगा ना बुआ, तो इसमें क्या होगा, इसका कैल्शियम ऐसे क्लोरीन मिलकर बनाएगा क्या, कैल्शियम क्लोराइड, क्या बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड, और बनेगा जल H2O, और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और तुम जान लो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है ना वो आगे को बुझा देता है, आगे को क्या करता है, बुझा देता है। जैसे तुम मोमबत्ती जल रहा है, तुम सांस छोड़ते हो तो क्या कौन गैस छोड़ा है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग सांस जो छोड़ते हैं उसमें कौन गैस होता है, उससे आग बुझ जाता है जल्दी। और देखो ऑक्सीजन से आग लगता है, क्या होता है ऑक्सीजन, जैसे कोई भी चीज तभी जलेगा जब ऑक्सीजन रहेगा बगल में, पता है कि नहीं पता है। बचपन में एगो प्रयोग किए होगे, एगो मोमबत्ती जला दिए होगे, याद है तो नहीं याद होगा। एगो मोमबत्ती को जला दिए और उसको गिलास से ढक देते हैं, देखे हो 7वां 8वां में, तो मोमबत्ती कुछ जलता है और बुझ जाता है। क्यों बुझ गया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जब तक था तब तक ही चला, ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो बुझ जाता है।
समझा कि नहीं समझा? मतलब कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा, ऑक्सीजन नहीं रहा तो जलवे नहीं करेगा, समझा? और हाइड्रोजन में आग फटफट खूब तेजी से भरभरा के लगता है एकदम, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आगे को बुझाता है, सब रंग का सब गैस से काम है। ऑक्सीजन आगे को लगाता है, ऑक्सीजन आगे को लगाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड आगे को बुझाता है, समझा? तो इसीलिए वो बुझा गया क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, इसलिए बुझा गया, नहीं तो बुझा भी नहीं करता। क्या कहा है? वो यौगिक कौन चीज है? कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। जब तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का अभिक्रिया करा देते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। इसी चीज को हम लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, एकदम दिमाग में सेट कर लो। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट HCl से अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है? कैल्शियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें पेज नंबर पे लिख दिए थे, जाके किताब में पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 27 क्या लिखल है? पेज नंबर 27 में किताब में जाकर पढ़ सकते हैं उसको आप। ऐसा नहीं लिखा होता है, किताब पढ़ना बंद कर देता है, सीधे आता है ये क्या हो रहा है। अरे भैया आप 10वां में पढ़ते हैं, किताब पढ़िएगा नहीं, सीधी आइएगा तो कैसा महसूस होगा आपको? माने कि यूँ समझ लीजिए किसी को पता नहीं है, उसको पता चला कि आज शादी है तुम्हारा, चलो जयमाला के स्टेज पे चलो, जयमाला हो रहा है। वैसे तो तुम लोगों के साथ हो रहा है, तुमको पता ही नहीं कि होने वाला क्या है, सीधे पहुँचा दिया गया, लो समझो। अजीब स्थिति है भैया, नहीं समझे? बड़ा अजीब स्थिति है। पढ़ के घर से आते हैं क्वेश्चन, तब ना हमसे पूछे सर ये बता दीजिए। पता है जो सवाल पढ़ पहले क्या करते थे, सवाल क्वेश्चन लिखा दिए तब बच्चा से पूछे सर ये सब समझ में आइए गया, सर 3 नंबर नहीं समझ में आया, सर एगो 18 नंबर समझ में नहीं आया, सर एगो 14 नंबर नहीं आया, सर एगो पेज नंबर इतना भी समझ में नहीं आया, बता देते तो हो जाता था। यहाँ पर देखिए भनचकरा बच्चा सब एको को पढ़ के अबे नहीं किया इनमें से कि हाँ कि कौन चीज़ पूछेंगे हम। आप परसुए दिए तरसुए दिए होमवर्क कि बुआ हम सब पॉइंट समझा दिए, घर जाइएगा तो सब पॉइंट समझ के आइएगा। एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया, एको को देख के नहीं आया। अब सोचो तुम कितने ज़्यादा कमज़ोर बच्चे हो, तुमको तो कितना का तो याद हो नहीं है कि साजी कहे ये बात को, कितना तो शक करा कि साजी कहाँ कहे थे। सोचो ना, सोचो कैसे दिमाग का लेकर तुम लोग वो चीज़ याद रखते हो कि कल पीटेंगे नहीं याद करो, वही चीज़ याद रखता है, बाकी सब याद नहीं रखता। आराम से कहते हैं वो पढ़ के आइएगा तो नहीं पढ़ के आएगा। अगर कहेंगे आप देखो, आई कहेंगे कि कल नहीं पढ़ के आओगे तो बड़ी माँ मारेंगे, तो जाकर तक पढ़ लेगा। देखो कहते हैं क्या कहें, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है? HCl HNO3, HCl को क्या कहते हैं और HNO3 को क्या कहते हैं? याद कीजिए, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, क्या? नाइट्रिक अम्ल। देखिए तो ये सब जो अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता अभिलक्षित प्रदर्शित नहीं होती है? भैया काहे ऐसा हो रहा है? ऐसा काहे हो रहा है? जब आप जल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप जल ले एक प्रखनली लेते हैं, प्रखनली ले लिए, इसमें जल डाल देते हैं, जल पानी डाल दिए, इसमें जब HCl डालते हैं तो जानबे करते हैं अम्ल का लक्षण होता है। जब HCl डाले हैं तो HCl क्या है? अम्ल है। तो अम्ल अपने जलीय विलयन में क्या देता है? H+ आयन, फटाफट H+ आयन देगा। क्या देगा? H+ आयन, H+ आयन, H+ आयन दे देगा। दे देगा कहाँ पे? जलीय विलयन में। कहाँ देगा? जलीय विलयन में। ये दे रहा है H+ आयन, ये भी दे रहा है H+ आयन, ठीक है। जब HCl के जगह पे जब हम HNO3 डालते हैं, जब डाले क्या? HNO3, तो इसमें भी क्या निकल रहा है? H+ आयन, H+ आयन बन रहा है, खूब H+ आयन बन रहा है। तो हम समझ गए भैया ये सब क्या है? दोनों क्या है? अम्ल है। मगर जब हम ग्लूकोज को डालते हैं और अल्कोहल को डालते हैं तो H+ आयन काहे ना निकलता है? क्योंकि ये अच्छा ये अम्ल नहीं है, इसलिए नहीं निकलता है। सिंपल से सवाल है। क्या दिया है सर? देखिए HCl HNO3 जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन उत्पन्न करते हैं जो उनकी अम्लीयता को प्रकट करते हैं। मतलब इसे साबित हो जाता है कि ये दोनों क्या है? अम्ल है। परंतु ग्लूकोज और अल्कोहल जैसे यौगिकों में H+ आयन उत्पन्न नहीं करते। जबकि हम ये पानी में जब ग्लूकोज को डालते हैं या अल्कोहल को डालते हैं तो H+ आयन नहीं देते हैं।
इससे यह साबित होता है कि यह अम्लीय नहीं है। सिंपल सी बात है, जो अम्ल होगा वही ना H+ आयन देगा कि कौन दे देगा। इसमें जब पढ़ा रहे हैं तो जो रियल विद्यार्थी है उसी को समझ में आएगा कि सबको समझ में आ जाएगा। सबको कैसे समझ में आ जाएगा? सबको कैसे समझ में आ जाएगा? जो रियल वाला विद्यार्थी है, पढ़ना चाह रहा है या पढ़ता है, उसी को समझ में ना आएगा ये बात। अभी हम जो बात बताएं वो बात किसको समझ में आया? जो समझना चाह रहा है। जो समझना ही नहीं चाह रहा उसको कैसे समझ में आएगा? ठीक है ना। तो जो अम्ल होगा वही ना H+ आयन देगा कि सब दे देगा H+ आयन। मैंने कुछ डालेंगे H+ आयन दे देगा तो सब अम्लीय हो जाएगा। क्योंकि अम्ल का नियम में होता है कि जब हम जलीय घोल में डालेंगे तो क्या देगा? H+ आयन देगा। H+ आयन दे रहा है तो अम्ल है, नहीं दे रहा है तो अम्ल है ही नहीं है वो। सीधी बात समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चरण करता है, क्यों नहीं करेगा? अब आपको एक बात, मैजिकल बात बताने जा रहे हैं। एक मैजिकल बात बताने ये जा रहे हैं कि विद्युत का चरण किस में होता है? जिस सॉल्यूशन में, जिस घोल में आयन होगा या फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसी से करंट जाता है। जिसमें आयन नहीं होगा या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उससे करंट नहीं जाता है। बात को समझो। जैसे सूखा हुआ लकड़ी है, अगर उसको हम करंट में लगाएंगे तो करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री आयन नहीं है और इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसीलिए उसमें करंट नहीं लगता है। मगर जब लोहा करंट लगा दिया तो करंट मारेगा। क्यों? क्योंकि लोहा में फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए। समझ में आया? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें आयन होगा उसी में विद्युत धारा प्रवाहित होगा, बाकी सब में नहीं होगा। नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए। विद्युत प्रवाहित उसी में होगा, नोट करना जाए, कहीं पे भी घर जाकर लिख लेना। विद्युत प्रवाहित उसी में होगा विद्युत प्रवाहित उसी में होगा विद्युत जो है ना, विद्युत प्रवाहित इसका मतलब समझ रहे हो? करंट जाना क्या होता है? करंट उसी से जाएगा। समझ में आया ना? विद्युत प्रवाहित होना मतलब क्या होता है? करंट उसी से जाएगा। तो विद्युत प्रवाहित उसी से होगा, जिसमें क्या होगा? जिसमें क्या होगा बोलिए? जिसमें फ्री को कहते हैं मुक्त। क्या कहते हैं? जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन होगा। मुक्त आयन होगा। सीधी बात, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए एकदम। विद्युत उसी से जाएगा, करंट उसी से पास होगा जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा न तो मुक्त आयन होगा। पूछेंगे आपसे, बार बार पूछेंगे हम। विद्युत चैप्टर आएगा तो बताएंगे उसमें भी कि कैसे करंट जाता है। ठीक है ना? करंट किससे जाएगा? जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा या मुक्त, ये मुक्त है, मुफ्त नहीं है। मुक्त माने फ्री, ऐसे मुक्त माने भी फ्री होता है। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम फ्री बात है, एकदम इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हम दौड़ने के लिए कहेंगे तभी नहीं दौड़ेगा जब बेचारा फ्री जगह रहेगा, हैं? बाकी से दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा। तो बात को समझो, अब बात को समझो कि अम्ल के जलीय विलयन विद्युत का चरण करता है। क्यों करता है बताइए? देखिए, जब हम अम्ल को जल में रखते हैं, जल्दी बताइए, जब अम्ल को हम जल में रखेंगे तो क्या बनेगा? ये जल है, ठीक है। और जल में क्या डाल दिए हम लोग? अम्ल डाल दिए, अम्ल। क्या डाल दिए? अम्ल। तो क्या बनेगा इसमें? इसमें फटाफट बनने लगेगा। क्या बनेगा? H+ आयन। बताइए H+ आयन फ्री है कि नहीं बेचारा? ये फ्री है कि नहीं है? ये H+, ये कहते हैं मुक्त आयन। क्या कहते हैं इसको? मुक्त आयन। इसे मुक्त आयन है। तो इसमें जब हम करंट देंगे तो करंट पास होगा, तो यहाँ भी करंट आएगा। हम यहाँ करंट देंगे तो यहाँ भी करंट आएगा, क्योंकि ये चालन करेगा उसका। क्योंकि हम लिखा हुआ है कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन H+ आयन देते हैं, इसीलिए विद्युत आयन द्वारा संचालन करती है। यही आयन से विद्युत करंट इधर उधर जाता है। H+ आयन नहीं बनता तो करंट नहीं जाता।
इसलिए देखते हुइएगा अर्थिंग में लोग नमक पानी डालता है, जानते हैं ना, नमक क्या डालता है, नमक में होता है NaCl, क्या होता है बुआ, NaCl, तो Na बनता है प्लस और Cl बनता है माइनस, जल में टूट जाता है, समझे ना, तो प्लस माइनस आयन बन गया, ये आयन दौड़ता है तक नमक में करंट जल्दी जल्दी आता है, तो इसलिए लोग अर्थिंग में नमक पटाता है ताकि भुनिया से करंट हमारा वोल्टेज खूब ज़्यादा है ना, समझ में आया कि नहीं आया। नमक पानी गड्ढा खन देते हैं वही लोग अर्थिंग के बगल में, अब नमक पानी कोयला उला रख देते हैं, नमक पानी ऐसा रखते हैं ताकि उसमें जाके अंदर से पूरा इलेक्ट्रिक करंट पूरा प्रवाहित करे। हाँ, कोयला इसलिए डालते हैं ताकि ऊपर से पानी को सूखे नहीं जल्दी, कोई ऊपर सूर्य की रोशनी अंदर सेफ रहे, समझे, नहीं समझता है सब। चलिए इतना जानकारी बताते हैं मगर काहेला समझे। अगला क्वेश्चन, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र को रंग में पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता है। अब तो यही बात हो गया, सूखल गाल पर सूखल रंग मलेंगे तो लाल काहे नहीं होता है, सिंपल सी बात है ना, सूखल गाल पे सूखल रंग मलेंगे तो लाल नहीं हो रहा है क्योंकि उसको चाहिए पानी, तैको ले पानी दे दीजिएगा तो लसलस हो जाएगा, उसके बाद लाल लाल हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, शुष्क माने होता है सूखल, शुष्क माने सूखल, तो HCl सूखल है, HCl सूखल है, और जो लिटमस पत्र डाले हुए हैं वो भी क्या है, सूखल है, लिटमस पत्र भी सूखल और आई पर डाल दिए लिटमस पत्र पे अम्ल, तो पाउडर लेखन है, तो ये लाल हो जाएगा, लाल नीला से लाल हो जाएगा, नहीं होगा, ये होबे नहीं करेगा, क्या होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बुआ, कि अम्ल जो है ना H+ आयन देता है, कब, जब जलीय घोल में पड़ता है तब, जैसे लाल रंग का रंग देता है कब, जब पानी में घोलते हैं तब, जब तक नहीं डाले तब तक पाउडर है, भले लाल पे चमकीला टाइप का पाउडर है, पानी में डालते हैं लाल रंग हो गया, नीला वाला कलर का नीला रंग हो गया, पीला वाला कलर पीला रंग हो गया, मगर पानी में डालने के बाद ना, पहले तो उसी पाउडर है, अब क्या करो, माथा में पुड़िया फाड़ के डाल दिए, थोड़ी ना बुझाएगा, जब गर्मी में निकलेगा पसीना से टप टप चुएगा, कहा तो माथा कहाँ फूटा भाई, या तब नहाएगा तो पता चलेगा कि किने से निकला भैया, है ना, तब तक तो पता चलेगा नहीं, होली आया तो बता दिए हैं, तुम जानवे करता है ये सब, तो समझ रहे हैं ना बात को। तो सूखल में सूखल काम नहीं किया है, उसी प्रकार से सूखल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सूखल लिटमस पत्र काम नहीं करेगा, जब तक पानी का बूंद नहीं पड़ेगा उसमें, तब तक H+ आयन नहीं बनेगा, तब तक वो काम नहीं करेगा अम्ल जैसा। सूखल अम्ल अम्ल की तरह व्यवहार ही नहीं करेगा, जैसे सूखल रंग रंग की तरह व्यवहार नहीं करता है, सूखल रंग को हम पाउडर कह सकते हैं क्योंकि हम उसका हाथ में लेके घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक पसीना करते को पानी नहीं आएगा, तब तक वो पिघलेगा नहीं, तब तक वो पानी रंग देगा नहीं। सूखल रंग के हाथ में उठाने में क्या दिक्कत है, मगर वही भिजा देंगे तो बहुत दिक्कत है, लाल पीला सब हो जाएगा, है कि नहीं है। सूखल रंग कपड़ा में पड़ गया, झाड़ देंगे, झड़ गया, बट वही पानी पड़ने के बाद लाल कर देगा आपको, समझ रहे हैं बात को। तो इसी तरह से अम्ल की बात है, क्या दिया देखिए, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र को रंग इसलिए नहीं बदलता है क्योंकि HCl गैस में H+ आयन नहीं बनेगा। H+ आयन काहे नहीं बन रहा है, क्योंकि वो पानी में नहीं घुला है, जब तक पानी में घुलेगा नहीं, जब तक H+ आयन देगा नहीं, तब तक वो लाल करेगा नहीं, नीला को लाल करेगा नहीं। दिमाग में सेट हुआ कि नहीं हुआ, ये सब बातें को समझो। एग्जाम्पल तुमको होली वाला दे दिया, आप क्या चाहिए, ये तो बहुत बड़का मिस्टेक हो गया। देखो ये देखो, फिर से समझो इसको, अब है टाइम, देखो गड़बड़ आ गया, इसमें अम्ल एगो अलग कलर से कर देते हैं, ये भी जगह ये भी जगह, ठीक है ना। इसमें डाले हैं क्या, अम्ल, ये क्या डाले हैं, चलो ये जल मान लेते हैं, जल डाले हैं, जल, ये क्या है, अम्ल, क्या है, अम्ल। तो अब सवाल उठता है कि हम अम्ल में जल मिलाएं कि जल में अम्ल मिलाएं। तो इसका तरीका क्या, देखिए, जब अम्ल रखा हुआ है इसमें हम जल डालेंगे, क्या डालेंगे, जल, तो गड़बड़ हो सकता है। इसमें जल डाल रहे हैं, जल क्या बोतल में डाल रहे हैं जल, तो ये खतरनाक हो जाएगा और ये ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये तरीका क्या है, गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जल रख लीजिए पहले, ओई में 1 बूंद अम्ल डालिए, सही, ये तरीका बहुत बेस्ट है। इसमें क्या करना है, 1 बूंद अम्ल आपको निकालना है
और बूंद करके एक बूंद आपको डालना है क्या, अम्ल। क्या डाले हैं, एक बूंद अम्ल डाले, अम्ल। डालने के बाद फिर उसको आप अच्छी तरह से मिलाइए, अम्ल डाले, इसको बढ़िया तरह से मिला लीजिए। फिर एक बूंद डालिए अम्ल, फिर अम्ल डालते जाइए एक बूंद, और तब मिलाते जाइए, तब वो आराम से मिलेगा, है ना। एक बैग अम्ल नहीं पड़ेगा उसमें, थोड़ा थोड़ा अम्ल पड़ेगा तो आराम से उसमें घुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा उष्मा नहीं निकलेगा। तो क्या उष्मा निकलेगा। अब ये देखिए अम्ल है, इसमें जल जैसे डालिएगा तो ज़्यादा उष्मा उत्पन्न कर देगा, बहुत ज़्यादा, तो उसी उष्मा से शरीर जल सकता है। और इसमें क्या है, जल है आपका, बहुत सारा जल है, और तैकाले मिला दिए अम्ल, तो आप मिला भी दिए बढ़िया से, फिर तैकाले अम्ल डाल दिए, फिर मिला दिए, माने जल डाल दिए लगभग 1 किलो, क्या डालिए 1 kg, 1 लीजिए। आई डालिए जितना 0 पॉइंट माने 2 ग्राम, 2 ग्राम डाले, 2 ग्राम अम्ल डाले तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आपका ठीक बन गया। मगर वही अम्ल मांगते हैं आपके, ये तो तरीके गलत है। अम्ल में जल को मिलाना ही गलत है, अम्ल में जल को नहीं मिलाना चाहिए, अम्ल में जल को नहीं मिलाना चाहिए। किसमें मिलाना चाहिए, जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, वो भी कैसे, तो बूंद बूंद करके, और मिलाना भी चाहते रहिए हर समय। एक बूंद मिलाने के डालने के बाद में आपको मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत बड़ा गलती हो गया था, उल्टा हो गया था ये, समझ में आ गया। कोई तुमसे पूछे काहे ऐसा कर रहे हो, इतना पानी लिए हो, इसमें सीधे डालना दो अम्ल को एक के बार में, तो कहना नहीं भैया एक के बार डालेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, एक एक बूंद डालना पड़ेगा, ठीक है ना, ज़्यादा उष्मा निकल जाएगा इससे। चलिए, इसको ज़्यादा टाइम हो गया, अच्छा कई बार है, तो बहुत बढ़िया बात है, हम भाड़े में कहाँ घर बार है। तब क्या छड़ पर आ रहा था, बार बार टाइम को देख रहे हैं, जब रविवार है स्कूल जा रहे हैं, हम बार बार देख रहे हैं, टाइम बाद देख रहे हैं, क्या लगा कि दलील भाई बता रहा है कि स्कूल जाना होगा इसको, हमको ध्यान ही नहीं था कि संडे है, नहीं ध्यान से निकल गया था, मैंने ध्यान नहीं था, याद नहीं किया। देखिए अगला सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल, आंवले के विलयन को तनु, तो बताइए दिए, अच्छा हाँ ये ठीक है, 9 नंबर सवाल है, आंवले के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन यानी H3O की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। देखिए एकदम सिंपल सी बात है, अम्ल को क्या कर रहे हैं आप, तनुकृत, क्या करने जा रहे हैं, अम्ल को क्या करने जा रहे हैं, तनुकृत करने जा रहे हैं, अम्ल को तनु कैसे बनाइएगा, हाँ अम्ल को तनु करने का मतलब उसमें पानी मिलाना, माने पानी में हल्का अम्ल मिला कर बनाना। तो इसका तरीका अभी पढ़े आप कि एक बीकर लेते हैं, इसमें जल रख लेते हैं, पूरा जल भर लिए, और इसमें क्या करते हैं, बूंद बूंद करके क्या डालते हैं, अम्ल डालते हैं, और इसको बढ़िया से मिलाते हैं, इसको कहते हैं तनुकृत करना, अम्ल को तनुकृत करना। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, अम्ल को तनुकृत करना। तुमसे कोई पूछे कि अम्ल का तनुकृत का मतलब क्या होता है, तो जब हम पानी में एक एक बूंद अम्ल को मिलाते हैं और बढ़िया से उसको अच्छा से मिला देते हैं, फिर एक बूंद अम्ल डालते हैं, फिर मिला देते हैं, इसी को कहते हैं तनुकृत करना। और ये जो बनेगा नया अम्ल बनेगा, ये पानी नहीं रह गया, क्या बन गया, अम्ल बन गया, इसको कहते हैं तनु अम्ल। क्या कहते हैं, तनु अम्ल। क्या कहते हैं, पहले था वो HCl, अब क्या बन गया, पानी में जब आया एक एक बूंद करके तब क्या बन गया, तनु HCl। क्या हो गया, तनु HCl। पहले था HCl, उसको कहते हैं सांद्रित HCl। क्या कहते हैं, सांद्रित HCl। क्या था पहले था सांद्रित HCl, प्योर HCl, खतरनाक HCl। इसको तो अच्छा बनाने के लिए क्या किया हम लोग, पानी में हल्का कर डाले तो क्या बन गया, तनु HCl। कौन खतरनाक है बताओ तो, सांद्रित HCl की तनु HCl, बहुत खतरनाक होगा। मतलब ये ऐसा तेजाब है जो ना पानी है नहीं है, ये ऐसा तेजाब जो ना पानी वाला तेजाब है, माने प्योर दूध है, आई मतलब कि पानी वाला दूध है, इसमें दूध की मात्रा कम है, माने HCl की मात्रा कम है। तो अब कर रहा है क्या कि क्या इसमें H+ आयन की मात्रा बढ़ेगी। बच्चा जानता है कि अम्ल डालने से H+ आयन बनता है, तो जितना हम डालेंगे अम्ल उतने H+ आयन बढ़ेगा कि घटेगा,
उसे कहते हैं सांद्रता का बढ़ना। ये रखा है, खड़ा हो, तुम दोनों खड़ा रहो, खड़े रहो दोनों क्लास में। तुमको पढ़ने का मन नहीं है तो काला पढ़ना नाम लिखवा लिया 10 में। तो इसको कहते हैं क्या, सांद्रता का बढ़ना। जैसे H प्लस आयन बढ़ते जा रहा है तो कहते हैं सांद्रता बढ़ गई है। क्या कहते हैं, सांद्रता बढ़ गई है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में सांद्रता बढ़ने का मतलब समझ, जैसे कि 1 गिलास नमक है, 1 गिलास पानी है और उसमें 1 चम्मच नमक डाले तो नमकीन बढ़ गया, तो क्या नमक की सांद्रता बढ़ गया। फिर 1 चम्मच और नमक डाल दिया, क्या हो गया, सांद्रता बढ़ाते जा रहे हैं। किसकी सांद्रता बढ़ रही है? ऐसे बैठिए बउआ, है ना, बताया थे कि वहां बैठने का मतलब होता है समझ में कुछ नहीं आना। H प्लस आयन की मात्रा बढ़ते जाए, जैसे नमक 1 गिलास पानी में हम नमक डालेंगे तो नमक की सांद्रता बढ़ेगा तो नमकीन बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से जब हम 1 गिलास पानी में जब अम्ल को डालेंगे तो जितना अम्ल डालेंगे उतनी H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, यानी उतनी अच्छा अम्ल हो जाएगा वो। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अगला क्या है, 6 नंबर प्रश्न। 9 के बाद 6 कैसे हो गया? नंबर गलती है इसका, 10 नंबर न होगा। देखिए क्या है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड OH की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? ये इसने सवाल है, एकदम हल्का सवाल। ये भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पानी में कथी है, पानी में चीनी नहीं है, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है, NaOH है। तो पानी में जब घोलिएगा तो क्या होगा, OH माइनस आयन बनेगा। इसमें जितना ज्यादा हम NaOH डालेंगे उतने AOH माइनस ज्यादा बनेगा। तो OH माइनस आयन का सांद्रता बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये तो वही बात हो गया कि जब चीनी में, पानी में चीनी डालेंगे तो मिठास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जितना ज्यादा चीनी डालेंगे उतनी मिठास बढ़ेगा। उसी प्रकार जितना पानी में हम NaOH डालेंगे उतने OH माइनस बढ़ेगा, यानी हम कह सकते हैं OH माइनस आयन का सांद्रता बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? सांद्रता बढ़ेगा। तो ये भी सवाल समझ में आ गया। चलिए आप इतना ही रहने दीजिए, 10 से तक, 9 तक हुआ कि 10 तक? 10 तक याद करें, 10 तक। और पेज नंबर 31 देखा सब में लिखा है, पढ़ने के लिए लिखा रहता है। बेटे कितने मिनट को फी जमा करना है आज? अभी ठीक है, फी जमा नहीं है, फिर से कर जाएगी। बताइए क्या बात है, आप लोग कहे थे कल जमा करेंगे तो कल तो हो गया। बोलिए, बंद कर दी वो अमित, कब जमा करना है? प्रश्न क्या है, आपके पास 2 विलयन A और B हैं। विलयन A के pH का मान 6 है और विलयन B के pH का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है? तो एक विलयन के pH का मान, हम जानते हैं pH का मान कहाँ से कहाँ वेरी करता है। जो 7 होता है वो उदासीन होता है, और 7 से जो पहले वाला होता है ऐसा होता है अम्ल, और 7 के बाद वाला जो होता है वो क्षार। तो यहाँ पे एक जो विलयन A है उसके pH का मान जो है, A के जो pH का मान है, pH का जो मान है वो 6 है, और B के जो pH का मान है वो कितना है? 8 है। तो A का जो pH का मान है 6 है तो अम्लीय है, और B जो pH का मान 8 है तो ये 7 से ज्यादा हो गया तो क्षारीय है, यानी कि ये अम्ल हो गया। अम्ल, अम्लीय हो गया या अम्ल कहिए, अम्ल है तो अम्लीय होबे करेगा, और ये हो गया क्षार। अब किसमें करा है H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होगी? तो जो अम्ल होता है उसमें H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होती है, क्योंकि अम्ल में ही H प्लस आयन होता है। तो चूंकि ये जो है इसमें क्या है, ये अम्ल है, ये अम्ल है तो इसमें H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगा? अधिक होगा। तो यही इसका आंसर है। विलयन A में क्या दिया आंसर देखिए, विलयन A में हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस की सांद्रता अधिक है। विलयन A अम्लीय है जबकि विलयन B क्षारीय है, क्षारकीय है। समझ में आया ना? तो सिंपल सा जवाब इसका है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, H प्लस एक्वस आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव डालता है?
सिंपल से कह रहा है कि H प्लस आयन होने से विलयन में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या सांद्रता है उसकी, कितनी बार माने वैल्यू बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है, विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने से विलयन अधिक अम्लीय हो जाता है। जितना H प्लस आयन बढ़ेगा उतने ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। ठीक, इसका उल्टा भी कह सकते हैं, जितना ज़्यादा अम्लीय होगा उतनी ही ज़्यादा H प्लस आयन होगा। बात समझ आ रही ना। दूसरी बात, जितना ज़्यादा H प्लस आयन घटेगा उतना ही खराब अम्ल होगा और वो क्षारकीय की तरफ बढ़ जाएगा। H प्लस आयन घटते घटते 0 हो गया, वो H वाला माइनस का बढ़ते जाएगा तो समझ आइए कि वो क्षारीय हो जाएगा। मानी H प्लस आयन के होने से ही अम्ल होता है, H प्लस आयन के ना होने से वो अम्ल होगा ही नहीं। ये बात को आप दिमाग, अब क्षारीय होगा कि उदासीन होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, मगर ये बात है कि क्षारीय की ओर बढ़ते चला जाएगा उसकी प्रवृत्ति। अगला क्या है, क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारीय विलयन क्यों होता है? अब क्षार हम जानते हैं, क्षार वह विलयन होता है, माने क्षार अपने जलीय घोल में H प्लस आयन देता है, OH माइनस आयन देता है, सॉरी। ये अगर क्षार इसमें रखा हुआ है, क्षार इसमें भरा हुआ है इसमें, तो क्षार में एक गुण होता है क्या, कि वह अपने विलयन में OH माइनस आयन देता है। क्या होता है? OH माइनस आयन होता है इसमें। तो सवाल ये होता है कि क्या इसमें क्षार वाला विलयन में H प्लस आयन होता है कि नहीं होता है? तो इसका जवाब होगा होता है। क्या होता है, मगर वह कम होता है। जैसे OH देखिए बहुत ज़्यादा हो गया, OH प्लस है, तो आप किसको कहिएगा, कौन है? कोई तुमसे पूछेगा इसमें ये क्षार है कि अम्ल है, तो कहोगे क्षार है। क्यों? इसमें तो H प्लस आयन भी तो है, तो H प्लस आयन है मगर एक ही कौन है, तैके ना है। OH माइनस आयन ज़्यादा है, तो जिसमें OH माइनस आयन ज़्यादा होता है वो क्षार होता है। ठीक है, तो ज़्यादा देखिए, इसका मतलब ही नहीं कि नहीं होता है। जैसे कि मान लो कि एक क्लास है, उसमें 20 लड़कियां हैं और 2 लड़के उसमें उपस्थित हैं, तो कोई बच्चा से पूछेंगे बड़े क्लास में बच्चा सब आया है क्या, वो लड़का लड़की है? सब लड़की सब आई है। इसका मतलब है कि लड़का नहीं आया है, आया है। क्या गो आया है? 2 गो आया है। इसका मतलब उसको नहीं बोल रहा है, वो कम हो गया। वही उल्टा होता कि वो क्लास है जो में 40 गो लड़का आया हुआ है और 3 गो लड़की आई हुई है, तो क्या लड़का सब बच्चा सब आया हुआ है? तो क्या कि हाँ सर जी आया हुआ है, लड़का सब आया हुआ है, लड़की नहीं आया हुआ है। लड़की आया हुआ है सर, मगर 3 गो आया हुआ है, मगर 40 गो तो लड़का वे सब है, तो लड़के कहें लड़के ना कहेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? तो ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए। जैसे एक बाल्टी है, एक बाल्टी में मान लो H प्लस जो आयन है ललका रंग है, H प्लस आयन क्या है? ललका रंग है, OH माइनस पीला रंग है, मान लेते हैं। वो बात कर, ऐसा होता नहीं है, मान लेते हैं। अभी होली का समय है, एग्जाम्पल बड़ा अच्छा से चलेगा तुमको। तो एक बाल्टी में अगर हम रंग घोलना चाहते हैं, उसमें 10 गो पैकेट ललका घोल दिए हैं, 1 गो पैकेट पीला घोल दिए, कौन रंग का होगा वो? तो क्या उसमें पीला रंग नहीं है? तो पीला क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी मात्रा कम है। तो सीधी सी बात, उसका आंसर तो यही है, इसमें H प्लस आयन नहीं है, मगर OH की मात्रा, OH माइनस आयन की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए हम कहेंगे कि क्षारकीय है, अम्लीय नहीं है। देखो बुआ, हम एग्जाम्पल जो बता रहे हैं एकदम सटीक एग्जाम्पल बता रहे हैं, तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा पढ़ के आ रहते, ठीक है, और अभी पढ़ाए हैं ऊपर, अभी वो समझ गया तो समझ में आ जाएगा। और घर पे जाकर इसको एक बार पढ़ लोगे दोबारा, तो ये रटना नहीं पड़ेगा तुमको, अदरवाइज तुमको फिर रटना पड़ेगा। रटने वाला विद्यार्थी ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकता है, बार बार हम तुमको कह रहे हैं। समझने वाला विद्यार्थी बहुत आगे तक जाएगा, जान लो। आगे तक जाने का मतलब है उसको बहुत अच्छा नंबर उठाएगा वो। रटने के चक्कर में भूलियों की मात्रा हो बउआ, समझने के चक्कर में रहोगे। विज्ञान है, हाँ रटो, इतिहास रट लो, नागरिक शास्त्र रट लो, अर्थशास्त्र रट लो, भूगोल रट लेना। विज्ञान और मैथ को रटने की कोशिश मत करो, ये सब समझने की चीज़ होती है, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन, इसका आंसर क्या दिया 13 नंबर का। हाँ, क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होता है, परंतु क्षारकीय विलयन में H प्लस आयनों की मात्रा अम्लों की उपस्थिति H प्लस आयन की मात्रा से कम होता है। जैसे अम्ल में H प्लस आयन बहुत ज़्यादा होता है, उसी प्रकार से उस प्रकार से क्षार में नहीं होता है, ठीक है। क्षार में H प्लस आयन की मात्रा बहुत ही कम होता है, उसमें OH ज़्यादा माइनस, OH माइनस आयन की ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यह क्षारकीय होता है, अम्लीय नहीं होता है। अगर H प्लस आयन की मात्रा बढ़ जाएगा तो वो क्षारकीय नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन है,
कोई किसान, 14 नंबर क्वेश्चन है, कोई किसान खेत की मृदा की परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम, किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक यानी कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। देखिए एक किसान है, वो अपने खेत में बिना बुझा हुआ चूना, देखिए तो कोई किसान है, ठीक है, किसान क्या कर रहा है, अपने खेत में मिट्टी में जांच कराया है। सही नहीं, पहले तो प्रश्न ये कह रहा है कि एक किसान है जो मिट्टी में मिला रहा है बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना और चौक मिला रहा है, चौक जो होता है ना चौक खल्ली, वो मिला रहा है, मिट्टी में मिला रहा है। तो लोग उसको पागल कह रहा है, पागल नहीं कर रहा, बेवकूफ़ नहीं कर रहा है, बेवकूफ़ी नहीं कर रहा है, वो समझदारी वाला काम कर रहा है। उसको पता चला है क्या, तो उसके मिट्टी का जांच करा, यदि खेत में मृदा का पीएच का मान 7 से कम हो जाता है, तो 7 से कम हो गया तो क्या हो गया, अम्लीय हो गया, मिट्टी क्या हो गया, अम्लीय। अब अम्लीय मिट्टी में फसल उतना अच्छा नहीं होगा, उसको करना है हमको उदासीन, क्या करना है, तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया में क्या करना पड़ता है, अम्ल का अभिक्रिया किससे कराएंगे, अम्ल का अभिक्रिया क्षार से कराएंगे, तभी ना अम्लता खत्म होगा, और क्षारीयता खत्म होगा तो बीच में बनेगा लवण और जल, है ना। तो खेत में लवण भी बन जाएगा और जल भी बन जाएगा, तो फसल बहुत अच्छा बनेगा, होगा कि नहीं होगा। तो वो क्या कर रहा है, तेज है, वो समझ गया कि पीएच का मान कम है, तो ये सब क्षार है। देखो बुआ, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, अब बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको तुम अनुसूत्र भी जानते हो। इसको बुझा हुआ चूना को क्या कहते हैं, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बुआ, कैल्शियम CaO कैल्शियम ऑक्साइड, तो कल गलती बता दिए थे, ये कैल्शियम ऑक्साइड ये हो गया, CaCO3 नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट था वो। ई हो गया बिना बुझा हुआ चूना, क्या होगा, एक होता है बुझा हुआ चूना, माने पानी मिला देते हैं, तो क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH का होल 2, पता नहीं ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, क्या है, आई क्या है, बुझा हुआ चूना, पानी से बुझा दो, पानी भीगा हुआ चूना है ना, ये भीगा हुआ चूना है, समझ में आ गया। तो इसको क्या करा, पटा रहा है उसमें, क्यों पटा रहा है भैया, पटा इसलिए रहा है ताकि वो उसका खेत का पीएच का मान 7 से जो कम गया है वो आके 7 पे हो जाए, और 7 पे हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा, इसलिए मिला रहा, वो बेवकूफ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का नाम क्या है, जिसको कहते हैं पिरंजक चूर्ण, क्या कहते हैं, और इसको ब्लीचिंग पाउडर भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, इसको दोनों नाम लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, जो क्लोरीन से अभिक्रिया करता हो विरंजक चूर्ण बनाता हो। इसका आंसर क्या है, बुझा हुआ चूना, माने कि CaOH का होल 2, ये अगर हम क्लोरीन से इसका अभिक्रिया कराएंगे तो विरंजक चूर्ण बनेगा, क्या बनेगा, आप विरंजक चूर्ण को बनाने का तरीका हम इसको पढ़े हुए हैं, ठीक है। अगला है, इसको याद कर लीजिए, एकदम ध्यान से याद कर लीजिए, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 का अभिक्रिया कराते हैं किससे, क्लोरीन से, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो बनता है विरंजक चूर्ण, ठीक है ना, ये याद कर लीजिए एकदम। अगला क्वेश्चन देखिए, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो आप पढ़े थे सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है कठोर जल को मृदु करने के लिए। कठोर जल किसे कहते हैं, वैसा जल जिसको हम लोग पी नहीं सकते हैं, पीने का पानी नहीं है वो, है ना, गुड़ हाथ धो सकते हैं, पानी नहीं पी सकते हैं, पीने लायक नहीं है, उसको कहते हैं कठोर जल, क्या कहते हैं, कठोर जल। मृदु जल उसे कहते हैं जिसको हम लोग पी सकते हैं, उसको कहते हैं मृदु जल, क्या कहते हैं, मृदु जल। तो कठोर माने खराब पानी को अच्छा बनाने के लिए NaCO3 का उपयोग किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, धोबन सोडा कहते हैं, राइट, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो इसके लिए समीकरण यहाँ लिखा हुआ, पर इसको समझ लीजिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है ना, की अभिक्रिया करेंगे, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को, विलयन माने क्या, घोल को गर्म किया जाता है, जब उसको गर्म कीजिएगा तो ये सोडियम कार्बोनेट बनेगा और जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। देखिए क्या क्या बनेगा, ये यहाँ पर तिरका निशान लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना।
तो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम गर्म किए हैं तो क्या बना है, सोडियम कार्बोनेट। क्या बना है, सोडियम कार्बोनेट जल बना है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है। ये याद रखना आपको। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करने के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जानवे करते हैं जिससे प्लास्टर होता है हाथ का, है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बोलो CaSO4 इंटू हाफ H2O। सब रहेगा एग्जाम में, पक्का है कि रहेगा, ये सब कानून सूत्र पूछेंगे। और उसके बाद उसको जल में अभिक्रिया करा रहा है, मतलब जल से अभिक्रिया करा रहा है तो मैंने प्लस हाफ H2O फिर जोड़ देना है। H2O से अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन जल बन रहा है। कैल्शियम सल्फेट और क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तो इसको याद कर लेना, समझ आना कि अभिक्रिया ऐसे बनता है। ये तो हाफ आया है, संतुलित करने पा रहा। आप मिला देखिए, संतुलित नहीं हुआ, संतुलित करने तो आपको आता ही, संतुलित भी कर सकते हैं। अब है अभ्यास के प्रश्न। अब जब हम इसको पाठ के इसको कट कर दीजिए, अभ्यास वाला अलग डाल देंगे, पाठ का अंत वाला अलग डाल देंगे, अभ्यास वाला अलग डाल देंगे, ठीक है ना। कट किए तो इसको एक जगह कट कीजिएगा। हाँ